पावन धरा से अलौकिक महाकुंभ की महिमा। दिव्य भव्य महाकुंभ की स्पेशल कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। कोलकाता के आर्जिकर रेप मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने सुनाया फैसला। संजय रॉय दोषी करार। सोमवार को होगा सजा का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड किए वितरित। कहा, स्वामित्व योजना से ग्रामीण जीवन में आया बदलाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी। भाजपा ने आप नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर साधा निशाना। कहा, हलफनामे में बताएं 1.5 करोड़ रुपए कहां से आए। कर्नाटक के मुदा घोटाले में ईडी का शिकंजा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया समेत अन्य की करीब 300 करोड़ की संपत्ति जब्त। तेज हुई कांग्रेस भाजपा में बयानबाजी। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की घोषणा आज। जसप्रीत बुमराह के चयन पर सबकी नजर। 19 फरवरी से शुरू होगी चैंपियनशिप। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। कोलकाता की एक विशेष अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में आज फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल 11 नवंबर को मुकदमा शुरू होने के 68 दिन बाद यह फैसला सुनाया गया है। डॉक्टर का शव 9 अगस्त को कॉलेज के अंदर सेमिनार हॉल से बरामद हुआ था। कोलकाता पुलिस ने मामले में संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भी अपनी जांच में संजय रॉय को दुष्कर्म और हत्या के लिए एकमात्र मुख्य आरोपी बनाया। जांच ब्यूरो ने सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य संदीप घोष को भी गिरफ्तार किया था। हाल ही में विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। और इस मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे सहयोगी प्रसेनजीत बख्शी। प्रसेनजीत, बहुत लंबे समय से जिसका इंतजार था वो घड़ी आई और संजय रॉय अब दोषी करार हुए हैं। हालांकि जो सजा का ऐलान है वो सोमवार को होगा। देखिए पराक्रम, आज अदालत में संजय राय ने आज भी थोड़ा सा ये दावा करने की कोशिश किया है कि दोषी वो नहीं है, उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन अदालत की तरफ से यह बताया गया है कि अगर संजय राय की तरफ से और कुछ कहना है या उनकी वकील की तरफ से और कुछ कहना है तो सोमवार को कह सकते हैं कि सजा घोषणा की पहले आरोपी या आज दोषी की क्या कहना है ये अदालत मौका देते हैं। लेकिन अब तक राय घोषणा की समय पे अदालत की तरफ से बताया गया कि सीबीआई ने जांच करते हुए जो चार्जशीट में जो कुछ भी सबूत और बाकी जो जरूरत है चीजें वो जमा किया है, इसके आधार पर आप दोषी हो और आपको सजा मिलना ही चाहिए। अदालत की तरफ से ऐसा बताया गया। मतलब चाहे और कोई दोषी है कि नहीं और कोई इसमें जुड़े हुए थे, ये बात की बात है। कम से कम सीबीआई की तहकीकात से अदालत को कम से कम संजय राय दोषी है और संजय राय को सजा सुनाना चाहिए इस तरह की एक दर्दनाक घटना के लिए। तो इसी आधार पर अदालत ने अपना राय सुनाया और संजय राय को दोषी करार दे दिया है। पराक्रम, लेकिन प्रसेनजीत, इन सब के साथ साथ ये भी बात हो रही थी कि जो पीड़िता के माता पिता हैं उनको थोड़ा सा असंतोष है सीबीआई की जांच का, और इसमें ये भी बातें हो रही थी कि इसके साथ में और कोई भी अन्य आरोपी भी हैं जिन पर अब तक तहकीकात नहीं हुई है, जो पकड़ में अब तक नहीं आए हैं। आखिर ये इस तरह की बातें क्यों उठ रही? पराक्रम, मैं वही कहना चाह रहा था कि आज अदालत में पीड़िता की माँ बाप हाजिर हुए थे और आज भी उनका कहना है कि ठीक है, संजय राय
एक आरोपी है, लेकिन संजय राय एकमात्र आरोपी है ऐसा वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इस तरह की घटना किसी एक संजय राय जैसे इंसान से अंजाम था, ये कतई संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनका जो ये भी आरोप है कि जो सबूत मिटाने की काम बाकी लोग जो किए थे, इनके बारे में सीबीआई ने सही तरीके से तहकीकात नहीं किए हैं, या तहकीकात करते हुए भी कोई सबूत जुटा नहीं पाए, क्योंकि पहला 3-4 दिन में कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से, और साथ में कुछ बाकी लोगों को भी जो पीड़िता की माँ बाप है उनकी नजर में है, जो मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर कुछ मिसक्रिंट्स जो 14 तारीख या 15 तारीख रात को आरजी अस्पताल में हमला चलाया था, ये सब क्यों किया हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारे सबूत मिटाने की जो उनका जो आरोप है, ये सबूत मिटाने की जो साजिश है, साजिश में और उनको शामिल है, ये भी सीबीआई को जांच करना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये वो भी मानते हैं कि संजय राय आरोपी है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि उनका कहना है कि संजय राय आरोपी है, लेकिन संजय राय एकमात्र आरोपी है, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। और मैं एक बात बता दूं पर यहाँ पे कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल हुआ करते थे डॉक्टर संदीप दास और संदीप घोष, और जो लोकल थाने के से जो अभिजीत मंडल की तरफ से गिरफ्तार किया गया था, एक सीबीआई की सूत्र के हवाले से, वैसे हम लोग सूत्र के आधार पर खबर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, ऐसे बताया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो। ये मामला खत्म नहीं हुआ, अदालत की तरफ से ये छूट दिया गया सीबीआई को कि वो अपना जो तहकीकात है वो जारी रखे। पराक्रम, इसके साथ साथ प्रसेनजीत, देखिए सजा का जो ऐलान है वो सोमवार को होना है। देखिए सीबीआई ने भी फांसी की सजा की मांग की है, और जो पीड़िता के माता पिता हैं और उनके साथ जो अधिकतर जो लोग इससे जुड़े हुए हैं या फिर जो जुड़े हुए नहीं भी, वो सभी भी सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। कितनी संभावना है फांसी की सजा की संजय रॉय के लिए? हालांकि ये फैसला कोर्ट सुनाएगा सोमवार को, वो सबके सामने होगा, लेकिन फिर भी जो बात सजा दोषी करार देते हुए कोर्ट ने कही है, उस आधार पर क्या ये माना जाए कि फांसी की सजा संभवतः हो सकती है आरोपी को? हाँ, देखिए सीबीआई की तरफ से जो आखिरी सवाल किया गया था, और आखिरी सवाल में ऐसा पूरी तरह से मांग किया गया अदालत के सामने कि अधिकतम सजा दिया जाए, और जो धाराएं बीएनएस का लगाया गया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है 66 और 103(1) ऐसा कुछ है, तो ये इसमें अधिकतम सजा की प्रावधान है, पहली बात। दूसरी बात है कि घटना की जो भयंकर घटना है, जो बदता है, इसको देखते हुए और अगर अदालत की रवैया के बारे में या रुख के बारे में हम बताएं, अगर थोड़ा सा चीजों का बॉडी लैंग्वेज भी हुआ करता है, तो इसमें हम बता सकते हैं कि हो सकता है अदालत ऐसा सोच रहे हैं कि अधिकतम सजा हो। और लेकिन मैं यही पराक्रम से कह सकता हूं कि सीबीआई की तरफ से अधिकतम सजा की मांग किया गया है। पराक्रम, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद प्रसेनजीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो सारा देश यही उम्मीद कर रहा है कि अभया के साथ इंसाफ हो, और चूंकि अब जो आरोपी है संजय रॉय वो दोषी करार दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, लेकिन सजा का जो ऐलान है वो सोमवार को होगा। हमारे सहयोगी संवाददाता प्रसेनजीत इसकी जानकारी दे रहे थे। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड आज वितरित किए। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 50,000 से अधिक गांवों में संपत्ति मालिकों को ये कार्ड प्रदान किए। ये गांव 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों में फैले हुए हैं। प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 2.25 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं, जिससे गांव में रहने वालों को बहुत लाभ हुआ है। ग्रामीण भारत के विकास को अपनी सरकार कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद लाखों लोगों ने अपने घर, अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से लोन लिया है। इस पैसे से उन्होंने गांव में अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया है।
इनमें से बहुत सारे छोटे और मझोले किसान परिवार हैं। इनके लिए ये प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन चुके हैं। अवैध कब्जों से, कोर्ट में लंबे विवादों से हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही सबसे अधिक परेशान थे, उससे वही प्रभावित थे। अब कानूनी प्रमाण मिलने से उनको इस संकट से मुक्ति मिल रही है। ग्रामीण भारत के विकास को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने और सस्ती खाद उपलब्ध कराने संबंधी हालिया फैसलों को गिनाया। ग्रामीणों का संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया था। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रही है। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे, आबादी के इलाकों का हमें पता होगा, तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी और गलत प्लानिंग के कारण जो बर्बादी होती थी, जो रुकावटें आती थी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री के साथ संवाद में अपने अनुभव साझा किए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लाभार्थी मनोहर ने योजना से मिले लाभ के बारे में बताया। साहब, पहले मैं क्या है, मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है, तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। चलिए मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा आपके केंद्र सरकार की योजना से आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है। जी सर। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में सुगमता आए। स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की निवासी रचना ने भी स्वामित्व योजना से अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में बताया। सर, मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं, मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला, तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला है और मेरे बच्चों का उस शिक्षा का सपना भी पूरा किया है मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर, मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी, लोग भी परेशान? बहुत ज्यादा परेशान थे सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला है सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। अच्छा, मुझे बताया गया कि आपकी बेटी विदेश पढ़ना जाना चाहती है, आप इसका श्रेय स्वामित्व योजना को देंगी क्या? सर, इसको विदेश भेजना चाहती हूँ मैं, ये जाना चाहती है। और कहाँ भेजना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो ये स्वामित्व योजना का कारण ये संभव होगा आपको? जी सर। चलिए रचना जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपकी बेटी का ये सपना
बहुत जल्द पूरा हो। ये बहुत ही Thanks, प्रसन्नता की बात है कि स्वामित्व योजना सिर्फ आवश्यकता ही पूरा नहीं कर रही है, बल्कि इससे हमारे नागरिकों के आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है। सर मैं कहना चाहती हूँ कि आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रखे सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में नागपुर के लाभार्थी रोशन पाटिल ने स्वामित्व योजना को बेहद लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आ रहा है। योजना की वजह से लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है सर। हमारे गांव में किसी ने तो दुकान डालने के लिए लोन लिया है। पहले तो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे सर, खेती के भरोसे लोन भी नहीं मिलता था, घर के भरोसे भी लोन नहीं मिलता था। लेकिन स्वामित्व कार्ड आने की वजह से सबको आसानी से लोन मिल रहा है। इसकी वजह से लोग अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, इसलिए उनकी इनकम डबल हो गई है सर। और आसानी से अपना घर बाल बच्चे सब पाल रहे हैं और आसानी से खुशहाली से जीवन जग रहे हैं सर। भी चलिए रोशन जी, आपने अपने गांव के भी और लोग लाभ ले रहे हैं इसका वर्णन किया, और मैं भी चाहूंगा गांव के सब लोग इन व्यवस्थाओं का फायदा उठाएं। और आपने तो घर भी बनाया, खेती में भी सुधार किया और आपकी इनकम भी डबल हो गई। और जब घर बन जाता है, पक्की छत होती है, तो रुतबा भी जरा गांव में बढ़ जाता है। तो आपका भी सर, इसका सारा श्रेय आपको जाता है सर। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ सर मैं। चलिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जी सर, नागपुर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। जम्मू कश्मीर के सांभा जिले के लाभार्थी वीरेंद्र ने योजना से उनके गांव में आए सकारात्मक बदलाव के बारे में चर्चा की। सर, हमारे गांव के किसी भी लोगों के पास कोई भी कागजात नहीं थे कि पीढ़ियों से 100 साल से भी ज्यादा इस गांव में रह रहे थे। कोई भी कागजात दस्तावेज नहीं थे। अब प्राप्ति योजना के तहत जो कागजात मिले हैं, इससे गांव में सभी लोग खुश हैं। अच्छा, आपके गांव में स्वामित्व योजना की वजह से औरों ने भी कोई लाभ लिया है क्या? वहां भी कोई बदलाव आया है क्या? हाँ सर, बिल्कुल बदलाव है प्रधानमंत्री जी। हमारे गांव में स्वामित्व योजना के तहत जो भी प्रॉपर्टी कार्ड मिले हैं, अब हर गांव के लोगों को अपना मालिकाना हक जो है वो बिल्कुल साफ साफ तय हो गया है। जैसे कि जमीन और संपत्ति से जुड़े जितने भी झगड़े थे वो काफी हद तक तय हो गए हैं। इसलिए गांव वासियों के लोग जो है वो अपनी जमीन संपत्ति बैंक में गिरवी रखकर लोन भी ले सकते हैं और कई प्रकार की अन्य प्रकार की योजनाएं भी अपना रहे हैं। इसलिए ये गांव वासियों की तरफ से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। वरिंदर जी, आप सबसे बात करके अच्छा लगा, खुशी है। जी सर। और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि स्वामित्व योजना से मिले कार्ड को सिर्फ घर का कागज मानकर नहीं बैठ गए, इसे आप अपनी प्रगति का रास्ता भी बना रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठंड का मौसम है, स्वास्थ्य संभालिए सब जम्मू कश्मीर के लोग। बहुत बहुत बधाई आपको सर, धन्यवाद आपका। लद्दाख में उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने स्वामित्व संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें पूरे देश में करीब 65 लाख स्वामित्व संपत्ति कार्डों का ई वितरण किया गया है। कारगिल के सैयद मेहदी ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वामित्व योजना के तहत लद्दाख के लाभार्थियों को 15,855 संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया। ये पहल ग्रामीण निवासियों को उनकी संपत्तियों का स्वामित्व अधिकार प्रदान करके आर्थिक अवसरों को बढ़ाकर और ग्रामीण विकास सुनिश्चित करके सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक अच्छी ये स्कीम है, इसके बड़े फायदे हैं और इसके लिए पूरे देश में जो मुहिम चल रही है वो सक्सेसफुल है और हमारे यहाँ भी ये सक्सेसफुली मुहिम चलेगी। क्या रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए DG न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मनीष सिसोदिया के हलफनामे में 1.5 करोड़ के कर्ज के जिक्र पर तंज कसा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शराब पॉलिसी के दौर में उनके 3 परिचित 1.5 करोड़ का कर्ज देते हैं, जो कि असामान्य है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया भी लोन लेते हैं अपने बच्चे के लिए। 2026 करोड़ जो सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि शराब घोटाले में घालमेल हुआ है, 2026 करोड़, तो ये 1.5 करोड़ भी उसके बाद आता है। देने वाले जो सज्जन हैं वो एक श्रीमान कोई रोमेश चंद्र मित्तल है, 80 लाख रुपए, और एक श्रीमान गुणित अरोड़ा है, उन्होंने 58 लाख रुपए दिए। पैसा आया कहाँ से उसका कोई जिक्र नहीं है। और ये हैं कौन? शराब के व्यापारी हैं, मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं भी पूछ रहा हूँ कौन है ये लोग। लेकिन जांच का विषय तो है और हम लिखेंगे भी जांच के लिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के वादों का दौर लगातार जारी है। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रहने वाले किराएदारों को लेकर नया वादा किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनने पर यहां रहने वाले किराएदारों को भी फ्री बिजली पानी का लाभ मिलेगा। मैं जहां भी जाता हूं तो किराएदार मेरे को घेर लेते हैं, कहते हैं जी आपके अच्छे स्कूल हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मिल रहा है, अस्पतालों का मिल रहा है, फ्री बस सेवा का मिल रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा का मिल रहा है, लेकिन आपके फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा कदम होगा। और आइए बात करते हैं दिव्य और भव्य महाकुंभ की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रयागराज में संगम पर पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान मां गंगा का आशीर्वाद लिया और देश की समृद्धि की प्रार्थना की। राजनाथ सिंह ने कुंभ के भव्य आयोजन की सराहना की और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री ने महाकुंभ को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व बताया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज प्रयागराज में आकर संगम में स्नान करके मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि यह सनातन धर्म का एक महाकुंभ है और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एक पर्व है। यह हमारा संगम का यहाँ पर आयोजन, और मैं मानता हूँ किसी पंथ, संप्रदाय अथवा मजहब के साथ जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए। यह हमारी सनातन संस्कृति का ही यह परिणाम है। इतना बड़ा आयोजन इस स्थान पर हो रहा है और भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज और चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। रोहित शर्मा टीम की कमान संभालेंगे, जबकि शुभमन गिल उपकप्तान होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत 6 फरवरी से हो रही है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से खेला जाएगा। भारतीय टीम इस प्रकार है, जिसमें रोहित शर्मा जो कि कप्तान है, शुभमन गिल उपकप्तान रहेंगे, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा इनको स्थान मिला है। वहीं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जसप्रीत बुमराह का भी टीम में नाम है, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान हर्षित राणा बुमराह को रिप्लेस करेंगे।
और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। भारतीय संस्कृति में गंगा नदी का प्रमुख स्थान है, जिसके तट पर प्रयाग में कुंभ का आयोजन होता है। वस्तुतः गंगा एक जीवन है, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का अमृत संगम में छिपा है, जिसमें डुबकी लगाने से इंसान को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी तो कहा गया है, गंगे तब दर्शनात् मुक्ति ही। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। प्रयाग के अलावा कुंभ पर्व गंगा तट हरिद्वार, क्षिप्रा तट उज्जैन तथा गोदावरी तट नासिक में भी आयोजित होता है। परंतु प्रयाग कुंभ की महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है कि लोगों को यहाँ 3 पवित्र नदियों के संगम में स्नान करने का सुअवसर प्राप्त होता है। प्रयाग में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर यह विश्व प्रसिद्ध पर्व मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक चलता है।